हेलो दोस्तों, मैं लवकुश जायसवाल स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लवकुश इंस्पायर इंडियन पर। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद होंगे। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। चलिए बात करते हैं आज दूसरे चरण की। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में हम प्रथम चरण को पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में हमने प्लेलिस्ट बना दी है। आप जाके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित 5 वीडियो अभी तक हो चुके हैं, आप उनको एक एक करके पढ़ सकते हैं। पढ़ने से फ़ायदा ये होगा कि अभी आप उसको जब पढ़ेंगे तो आपको इस चीज़ों को कनेक्ट करने में आसानी होगा और सोचने और समझने की क्षमता आपकी आगे हो जाएगी, जिससे आप चीज़ों को ज़्यादा समय तक आप याद रख सकते हो। चलिए आज हम बात करते हैं द्वितीय चरण के बारे में। द्वितीय चरण की जो शुरुआत है 1905 से लेकर 1920 ईस्वी तक आती है। 1905 से शुरू होती है, 1920 ईस्वी तक माना जाता है। इस तरह पूछेगा द्वितीय चरण की जो शुरुआत है वह 1905 से होती है और यह कब तक माना जाता है? 1920 तक। इसकी विशेषता क्या है? इस चरण में कांग्रेस गर्मपंथी या उग्रवादी विचारधारा से प्रभावित होती है। आप देखेंगे जो प्राथमिक चरण था उसमें उदारवादी विचारधारा से संबंधित जितने लोग भी थे, जैसे फिरोज शाह मेहता थे, गोपाल कृष्ण गोखले को देख लेंगे आप। ये सब नरमपंथी या उदारवादी विचारधारा से संबंधित थे, जो अन्य विनय की स्थिति से रिक्वेस्ट के माध्यम से गवर्नमेंट को मनाते थे। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि असंतोष व्याप्त होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि ये बोलते हैं कि हम किसी के सामने झुकेंगे नहीं, हमको जो बोलना होगा हम जनता से बोलेंगे और जनता द्वारा जब दबाव गवर्नमेंट पे पड़ेगा तो गवर्नमेंट अच्छे से काम करेगी। तो इस विचारधारा को आप देखेंगे द्वितीय चरण में तेज़ी से दिखाई देगा। द्वितीय चरण को पढ़ने से पहले हम पढ़ लेते हैं एक गवर्नर जनरल है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनके बारे में, इन्हीं के कार्यकाल से यह चरण की शुरुआत मानी जाती है। तो इनसे बहुत सारी घटनाएं जुड़ी हुई हैं, इसको जान लेंगे तो हमको आसानी होगी पढ़ने में। तो करजन का जो कार्यकाल है यहाँ पर नोट नहीं किया गया है। करजन जो कार्यकाल है वह 1899 से 1905 ईस्वी तक माना जाता है और यह है सबसे कम उम्र में भारत का गवर्नर जनरल बना। यह देखिए यहाँ सबसे यंग दिख रहा ना, तो यह 39 वर्ष की उम्र में भारत का गवर्नर जनरल बन गया। इसकी कार्यकाल की जो प्रसिद्धि है वह आयोगों, भूलों और शिष्टमंडलों के कारण है। पूछेगा कि किसके कार्यकाल की प्रसिद्धि जो है आयोगों, भूलों और शिष्टमंडलों के नाते जाना जाता है, तो वह है लॉर्ड कर्जन। इसी के समय देखेंगे विश्वविद्यालय आयोग का गठन होता है और 1902 में इस आयोग का गठन होता है। विश्वविद्यालय आयोग का गठन 1902 में कर्जन के कार्यकाल में कर्जन द्वारा होता है। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? टॉमस, या इन्हें थॉमस रेले के नाम से जाना जाता है। देखो यहाँ गलती हो सकती है क्योंकि विश्वविद्यालय आयोग का गठन तो इसी के समय होगा, कर्जन के द्वारा ही किया जाएगा। लेकिन अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष जो है टॉमस या इन्हीं को थॉमस रेले बोलते हैं, तो इनको बनाया जाता है। कन्फ्यूजन ये होता है कि आयोग गठित कर रहे हैं तो हो सकता है यही ना हो, तो ऑप्शन में आपको कर्जन भी हो सकता है दे दे, लेकिन आप जानते रहिए कि टॉमस या थॉमस रेले इसके अध्यक्ष चुने गए थे। और क्यों गठित किया गया था? तो कर्जन का जो तर्क था वह बोल रहा था कि जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है उसको प्रदान करने हेतु। लेकिन यह सही चीज़ नहीं थी, क्योंकि यह जो बोल रहा है ना कि शिक्षा को अच्छा बनाएंगे, ये इसके पीछे अन्य मकसद था। ये तो कहीं से भी तार्किक नहीं लगता है, क्योंकि इसके जो कर्म है ना आपको आगे दिखने को मिलेंगे। तो इसका जो वास्तविक कारण था ना, विश्वविद्यालयों को सरकारी नियंत्रण में लाना और इसके माध्यम से आंदोलन को नियंत्रित करना। होता क्या था कि जो छात्र थे विश्वविद्यालय से संबंधित, उन लोगों में राजनीतिक चेतना का उदय होने लगा और गर्मपंथियों की विचारधारा से वे प्रभावित भी होने लगे और उनके द्वारा आंदोलन चलाए जाने का बाद में देखेंगे निर्णय लेगा स्वदेशी आंदोलन में यही युवा बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। तो इस बात को कर्जन समझ रहा था, तो उसने बोला कि अगर हम विश्वविद्यालय पे कोई कानून लाएंगे और उसको नियंत्रित कर लेंगे तो इस तरह की गतिविधियां आंदोलन से संबंधित या विद्रोह से संबंधित नहीं हो पाएगा और युवा जो हैं नहीं शामिल होंगे। ठीक है, यहाँ कर्जन आप दिख रहे हैं। आगे पेज पे चलते हैं भाई साहब। यहाँ देखिए अभी विश्वविद्यालय आयोग की बात हो रही थी 1902 में,
लेकिन यहाँ अब यही विश्वविद्यालय को अधिनियम के रूप में लाया जाता है 1904 में। और विश्वविद्यालय अधिनियम लाया जाता है 1904 में। इसकी आलोचना कौन करता है तो यह पूछेगा, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा इसकी आलोचना की जाती है। और आलोचना में कहा जाता है कि विश्वविद्यालय कानून को भारतीय शिक्षा व्यवस्था को पीछे की ओर ले जाने वाला कानून कहा। तो क्वेश्चन पूछेगा कि विश्वविद्यालय कानून को भारतीय शिक्षा व्यवस्था को पीछे की ओर ले जाने वाला कानून किसने कहा, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा। किसकी आलोचना में कहा, तो विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 की आलोचना में कहा। दूसरा दिल्ली दरबार इसी के समय होता है, कर्जन के समय, आप देखेंगे 1903 में। और आपको हम यहीं पर ये बता दें कि जो 3 दिल्ली दरबार हुए थे, पहला दिल्ली दरबार 1877 में, दूसरा 1903 में जो अभी पढ़ रहे हैं, और तीसरा लॉर्ड हार्डिंग के समय 1911 में होगा। तो दूसरा दिल्ली दरबार इसी के समय। अच्छा, इसकी विशेषता क्या थी, एडवर्ड सप्तम को भारत का सम्राट घोषित किया गया। इस उपलक्ष्य में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। विक्टोरियल मेमोरियल की नींव भी इसी के समय रखी गई, बिल्डिंग बन के तैयार इसके कार्यकाल में नहीं होता है। तो विक्टोरिया मेमोरियल जो कि कलकत्ता में है, आप देखेंगे बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है। तो उस समय इसको बनाया गया। तो लोगों ने यह कहा, मतलब लोगों ने इस स्मारक को बनाए जाने का विरोध भी किया। और इसे कहा गया कि पराधीनता का स्मारक, अर्थात ऐसी स्मारक बनाने की क्या ज़रूरत है जब जनता भूखे मर रही हो। और दूसरी बात क्या है कि आप विदेशी भी हो, तो इससे हमारा क्या लेना देना, आप उसमें महारानी के नाम से ऐसा सब कुछ कर रहे हो। तो ये प्रॉब्लम थी। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अब बंगाल के विभाजन के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। यहाँ देखिए, बंगाल विभाजन की बात करते हैं। और बंगाल विभाजन की जब घोषणा होती है उसके बाद स्वदेशी आंदोलन चलाए जाने का निर्णय लिया जाता है। तो इस समय कुछ पॉइंट हैं जो हम आपको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यह एग्जाम के दृष्टिकोण से यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, जिससे हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो हम इसे समराइज रूप में एक जगह इकट्ठा कर दिए हैं। यहाँ देखिए, पूछा गया कि जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा था या बंगाल विभाजन हुआ, तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो कर्जन था। और इसी समय बंगाल का गवर्नर कौन था, सर एंड्रूज फ्रेजर। अब यहाँ आपको कन्फ्यूजन होगा, गवर्नर जनरल और गवर्नर क्या है। देखिए क्या है ना, जो ब्रिटिश प्रांत थे, भारतीय ब्रिटिश प्रांत, उस प्रांतों में एक गवर्नर नियुक्त किए जाते थे और इन गवर्नर के ऊपर एक गवर्नर जनरल होता था जो सभी ब्रिटिश प्रांतों में अपना नियंत्रण रखता था। एक प्रकार से समझ लो गवर्नर जनरल मेन होता था, इसके अंडर में एक गवर्नर काम करते थे। प्रत्येक प्रांत में एक एक अलग अलग गवर्नर बनाए जाते थे। तो उस समय भारत, देखिए यहाँ पर भारत की बात हुई है, तो भारत का गवर्नर जनरल कर्जन था। और बंगाल की बात, तो बंगाल का गवर्नर जनरल सर एंड्रूज फ्रेजर था। और वहीं जब यह क्या करता है, विभाजन को लागू करता है, आप देखेंगे 16 अक्टूबर को विभाजन जब लागू होता है तो यह पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में बांट देता है। तो पूर्वी बंगाल में मुसलमानों की संख्या ज़्यादा होती है, तो इसका मेन मकसद था कि सांप्रदायिक आधार पर, धार्मिक आधार पर आगे चल के हम देखेंगे कि यह कैसे बांटता है। तो उस समय जो पूर्वी बंगाल का हिस्सा होता है उसका गवर्नर नियुक्त किया जाता है बैमफील्ड फुलर को। ठीक है, तो भारत का गवर्नर जनरल हो गया कर्जन, बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया सर एंड्रूज फ्रेजर, और पूर्वी बंगाल का गवर्नर कौन होगा, बैमफील्ड फुलर। ठीक है, भारत का गृह सचिव कौन था, तो रिजले। उस समय भारत का गृह सचिव कौन था, तो रिजले। अब बंगाल का कार्यवाहक मुख्य सचिव कौन था, कार्लाइल। तो बंगाल का कार्यवाहक मुख्य सचिव कौन, कार्लाइल। इस आंदोलन के विषय में जानकारी देने वाले पत्रकार का क्या नाम है, तो यह सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। और इस आंदोलन के विषय में जानकारी देने वाले पत्रकार का नाम है H.W. नेविन्सन। H.W. नेविन्सन की एक पुस्तक है द स्पिरिट ऑफ इंडिया, यह पुस्तक है और यह जानकारी देता है इस आंदोलन के बारे में, मतलब स्वदेशी आंदोलन के बारे में। अब यहीं पर हम पत्रकारों को इकट्ठा पढ़ लेते हैं कि इस आंदोलन के बारे में कौन पत्रकार जानकारी देता है, ताकि हम चीज़ों को अच्छे से याद कर सकें। तो यहाँ देखेंगे बंगाल विभाजन का जो वर्णन है या इसकी जानकारी जो देता है H.W. नेविन्सन थे। 1857 के विद्रोह का वर्णन कौन करता है, रसेल के द्वारा।
1857 के विद्रोह का वर्णन रसेल के द्वारा। असवने अवज्ञा आंदोलन जो बाद में देखेंगे गांधी जी द्वारा चलाया जाता है, तो इसकी जो व्याख्या करता है या वर्णन करता है वह वेब मिलर करता है। सवने अवज्ञा आंदोलन का वेब मिलर करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का वर्णन लुई फिशर द्वारा किया जाता है, और यही लुई फिशर है जो गांधी जी का जीवनीकार है। तो पूछेगा गांधी जी का जीवनीकार लुई फिशर, और लुई फिशर ने ही भारत छोड़ो आंदोलन का वर्णन किया है। ठीक है, आगे बढ़े। उस टाइम बंगाल में शामिल, देखिए जो बंगाल की बात हो रही है कि विभाजन हो जाता है, तो हम आपको समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो बंगाल प्रांत था वो काफ़ी बड़ा था, और उस समय के बंगाल में आज के कौन कौन से भाग शामिल थे जो, तो आप देख सकते हैं आज के पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, बिहार, झारखंड और उड़ीसा, इतना बड़ा जो क्षेत्र है उस समय के बंगाल में शामिल हुआ करता था। और उस समय की जो संपूर्ण भारतीय आबादी थी उसका 1/4 भाग बंगाल में निवास करता था, अर्थात 8 करोड़ उस समय बंगाल की जनसंख्या थी। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अब यहाँ देखेंगे बंगाल विभाजन किया गया। अब हम बात करेंगे बंगाल का विभाजन, जहाँ से सारा विवाद उत्पन्न होता है। अब यहाँ शॉर्टकट में हमने लिख दिया है ताकि याद अच्छे से रहे, दिमाग में छप जाए ग्राफ के माध्यम से। तो बंगाल का विभाजन किया गया, किस आधार पे किया गया, तो पूछेगा सांप्रदायिक और धार्मिक। मैंने आपको बताया ना कि पूर्वी बंगाल के जो पूर्वी हिस्सा था उसमें मुसलमानों की संख्या ज़्यादा थी और पश्चिमी हिस्सा में हिंदुओं की संख्या ज़्यादा थी। तो ऐसे में क्या हुआ, उसे 20 से बांट दिया गया और पूर्वी हिस्सा पश्चिमी हिस्सा को अलग कर दिया गया। तो अर्थात मुसलमानों की जनसंख्या वाला जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला भाग था उसे अलग हो गया, हिंदुओं को अलग कर दिए। तो यह सांप्रदायिक हो गया ना, तो धर्म के आधार पे बांट दिया गया। तो किस आधार पे, सांप्रदायिक या धार्मिक आधार पे। कैसे बांटा गया, तो बंगाल को 2 भागों में तोड़कर बांटा गया। एक बंगाल का जो पूर्वी हिस्सा उसे पूर्वी बंगाल नाम दिया और पश्चिमी भाग को हम पश्चिमी बंगाल दिए। जो पश्चिम बंगाल हो आज भी हमारे भारत देश का हिस्सा है। तो इसकी राजधानी कलकत्ता बनी और पूर्वी बंगाल की राजधानी ढाका बनी। और इस समय जो गवर्नर जनरल, हमने अभी पीछे पढ़ा था ना कि बंगाल जो पूर्वी बंगाल उसका गवर्नर जनरल नहीं, गवर्नर, यहाँ गलती से डबल जी लिख गया। उस समय जो गवर्नर था वह बैमफील्ड फुलर हो गया। ठीक है, इसे नियुक्त किया गया। बंगाल के विभाजन का कारण अंग्रेजों ने क्या बताया और वास्तव में क्या कारण था इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो कारण क्या था, अंग्रेजों के अनुसार था प्रशासनिक दिक्कतों को बताया गया कि प्रशासनिक दिक्कत हो रहा है, इतना बड़ा क्षेत्र है, हम इसे सही चला नहीं पा रहे हैं, अच्छे से प्रशासन करने के लिए हमको इसको 2 भागों में बांटना पड़ा। लेकिन ये गलत है, क्योंकि इनका मेन मकसद दूसरा कुछ था। इनका वास्तविक जो कारण था भारत में सांप्रदायिकता का जहर घोलकर हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना। आप देख रहे होंगे जो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शुरुआत हुई, इसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को तेज धार दी और इस धार को कमज़ोर करने के लिए, अर्थात भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए ऐसा किया गया ताकि हिंदू मुसलमान में झगड़ा किया जाए और हम आसानी से अपने कामों को करते रहें। एक मिनट, यहाँ देखते हैं नीचे बंगाल विभाजन की घोषणा कब होती है। तो आप देखिए बंगाल विभाजन की जो घोषणा होती है वह 20 जुलाई 1905। आपसे इम्पॉर्टेंट डेट है, पूछा जा सकता है। तो बंगाल विभाजन की घोषणा होती है 20 जुलाई 1905। इसके विरोध में एक विशाल जनसभा आयोजित किया जाता है। आप देखेंगे 20 जुलाई को जैसे ही इस बात की घोषणा होती है कि बंगाल का विभाजन किया जाएगा, इसके रिएक्शन में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया जाता है और 7 अगस्त को, जुलाई के बाद अगस्त, 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल जनसभा आयोजित की जाती है। ठीक है, इसकी जो विशेषता थी, इसी जनसभा में स्वदेशी की घोषणा की जाती है। ठीक है, तब इसी में यह स्वदेशी की घोषणा की जाती है और स्वदेशी आंदोलन जो है इसी के बाद चलना शुरू होगा। तो बंगाल विभाजन की घोषणा जो है 20 जुलाई 1905 और इसका विशाल जनसभा आयोजित किया जाता है 7 अगस्त 1905 कलकत्ता के टाउन हॉल में। विशेषता थी कि जनसभा में स्वदेशी की घोषणा हुई। आगे हम पढ़ते हैं, स्वदेशी के बारे में थोड़ा सा जान लें। स्वदेशी अपनाने का सुझाव जो है सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया? स्वदेशी अपनाने का सुझाव सर्वप्रथम संजीवनी नामक पत्रिका है जिसके संपादक कृष्ण कुमार मित्र है, इनके द्वारा दिया गया। तो आपसे पूछेगा स्वदेशी अपनाने का सर्वप्रथम सुझाव कृष्ण कुमार मित्र द्वारा दिया गया
अपने संजीवनी नामक पत्रिका के माध्यम से। ठीक है, लोगों को जागरूक करने में मुख्य भूमिका निभाई। और यह जो स्वदेशी था, या स्वदेशी जो था, लोगों को जागरूक करने में मुख्य भूमिका निभाई। और इसमें कृष्ण कुमार मित्र जी ने इस शब्द को देकर, अर्थात स्वदेशी को बताकर, लोगों को जिसे भ्रमित होने से बचा लिया, अंग्रेजों के चंगुल में फंसने से बचा लिया। और यह देखेंगे कहीं ना कहीं स्वदेशी आंदोलन भारतीयों में जैसे राष्ट्रीयवादिता या राष्ट्रवाद की भावनाओं को जागृत करेगा। ठीक है, 2 न्यूज़पेपर थे इस समय जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, तो 2 न्यूज़पेपर। देखो, कोई भी आंदोलन हो, उस समय तो रेडियो वगैरह, टीवी वगैरह है नहीं था कि फेसबुक था, इंस्टाग्राम था, मैसेज कर दे। तो ऐसे में न्यूज़पेपर के माध्यम से लोगों तक एक बात पहुंचाई गई कि हमें क्या करना है। तो जब आप बाद में देखेंगे, आपको स्वदेशी आंदोलन पढ़ाएंगे, तो उसमें 2 न्यूज़पेपर की अहम भूमिका होती है। एक संजीवनी होती है, एक बंगाली जो है या सुरेंद्र नाथ बनर्जी की पत्रिका थी, एक संजीवनी थी। तथा इसका एक संगठन था जो स्वदेश बांधु समिति के नाम से जाना जाता था। अश्विनी कुमार दत्त द्वारा इस समिति को चलाया जा रहा था, इसके सर्वेसर्वा थे। तो अश्विन कुमार दत्त कौन थे? तो 12 साल में एक अध्यापक थे। इनके द्वारा स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की गई। और यह संगठन करता था कि लोग मतलब 150, 220 ऐसे युवा साथ में हो जाते थे। इनको एक कार्य दिया जाता था कि आप स्वदेशी के बारे में गांव गिराज जिला स्तर पर जाके लोगों को बताएं, और हम स्वदेशी के माध्यम से स्वदेशी आंदोलन चलाएंगे और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे। भाई देखिए, कोई सिस्टम अगर आप अच्छे से नहीं अपनाओगे तो फिर आपका आंदोलन सफल नहीं माना जाएगा। तो ऐसे में था कि लोगों तक कैसे जानकारी पहुंचाई जाए। तो संजीवनी और बंगाली पत्रिका, ये सब न्यूज़पेपर जो थे, इसके माध्यम से लोगों तक जानकारी पहुंचाई गई। तथा यहाँ स्वदेश बांधव समिति में लोग ग्रुप बना बना के लोगों को जागरूक करते थे। ये सारी चीज़ हुई। फिर आगे बढ़ते हैं हम। एक मिनट, यहाँ देख पा रहे होंगे विभाजन लागू कब हुआ। हमने देखिए घोषणा कब हुई बता दिया, 20 जुलाई को हुआ था। और उसके बाद 7 जुलाई को विशाल जनसभा 7 अगस्त को विशाल जनसभा बुलाई गई और वहीं पर विभाजन लागू कर दिया गया। इतना विरोध होने के बाद भी 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन लागू कर दिया गया। ठीक है, शोक दिवस के रूप में इस दिन को मनाया गया। जब विभाजन लागू हुआ तो शोक दिवस के रूप में मनाया गया 16 अक्टूबर 1905 को। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुझाव दिया कि हम इसे रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाएंगे। शोक दिवस के रूप में मनाने से बढ़िया हम रक्षाबंधन मतलब एकता दिवस के रूप में मनाएंगे। तो एकता ना बोल के रक्षाबंधन ही बोलिए। और इस रक्षाबंधन दिवस के दिन लोग गंगा स्नान किए और वंदे मातरम का नारा लगाते हुए एक दूसरे को राखी भी बांधी। ठीक है, फिर अब हम बात करेंगे आंदोलन के प्रसार के बारे में। तो आंदोलन जैसे बंगाल में चल ही रहा था, तो यह बंगाल से बाहर निकला और यह देखते देखते अखिल भारतीय आंदोलन बन गया। एक प्रकार से पूरे भारत में यह आंदोलन फैल गया। तो इसको फैलने का जो मेन कारण था वह गर्मपंथी थे। गर्मपंथियों का मानना था कि यह केवल बंगाल में नहीं, इस आंदोलन को सीमित रखा जा सकता है। स्वदेशी आंदोलन को पूरे भारत में इसको फैलाया जाना चाहिए, अन्य भागों में चलाया जाए, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान अंग्रेज़ों को पहुंचा सकें, उनकी चीज़ों को उपयोग ना करें और हम अपने स्वदेशी चीज़ों को अपनाएं। अच्छा, स्वदेशी अपनाएंगे तो हमें स्वदेशी चीज़ को, जैसे अगर तेल साबुन ये सब हमको चाहिए और हम विदेशी चीज़ हटा रहे हैं तो हमको कोई कारखाना चाहिए। तो ऐसे में क्या होता है ना कि जो भारतीय उद्योगपति हैं वो निकल के आते हैं। उन्होंने कहा कि भाई देखिए, हम सहयोग करेंगे, हम चीज़ों को बनाएंगे, जो मूलभूत आवश्यकता है इसको हटाएंगे तो इसको हम फिर बनाएंगे, तो इसको आप अपनाइए, या अपना देश का अपना चीज़ है। ठीक है, इस उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा। तो यहाँ हम पहले आज समझ लेते हैं कि संयुक्त प्रांत, जो आज का उत्तर प्रदेश है, वो संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। तो संयुक्त प्रांत में इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? मोतीलाल नेहरू कर रहे थे। हालांकि अजीत सिंह, स्वामी श्रद्धानंद और लाला लाजपत राय, यहाँ देखिए मोतीलाल नेहरू, स्वामी श्रद्धानंद और लाला लाजपत राय, इन लोगों ने भी नेतृत्व किया। लेकिन जो पंजाब और संयुक्त प्रांत है, इनमें मिले जुले लोगों ने नेतृत्व किया। और मेन संयुक्त प्रांत में मोतीलाल नेहरू हैं और वहीं पंजाब में अजीत सिंह, स्वामी श्रद्धानंद, लाला लाजपत राय, इन लोगों ने भी नेतृत्व किया। और दिल्ली की नेतृत्व की बात करेंगे तो यहाँ हम आपको जूम करके दिखा रहे हैं, 1 मिनट।
यहाँ देखिए दिल्ली में नेतृत्व कौन कर रहा था, सैयद हैदर राजा, सैयद हैदर राजा। तो दिल्ली में कौन बैठता है, राजा, इससे हम याद कर लेंगे सैयद हैदर राजा दिल्ली में इसका नेतृत्व कर रहे थे। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में जब यह आंदोलन फैला तो इस आंदोलन का नेतृत्व जो है तिलक कर रहे थे। आंध्र प्रदेश में बात करें हरिसरोत्तम राय, हरिसरोत्तम राय के द्वारा आंध्र प्रदेश में इसका नेतृत्व किया गया। और तमिलनाडु में वहीं मद्रास, मद्रास जो है तमिलनाडु, पी आनंद चार्लू, चिदम्बरम पिल्ले और सुब्रमण्यम अय्यर, इनके द्वारा जो है इसका नेतृत्व किया गया। लेकिन चिदम्बरम पिल्ले जो है इसमें मेन माने जाते हैं। आप बोलेंगे भैया कैसे याद करें या सर कैसे याद करें, तो मैं आपको बता दूं दिल्ली में राजा बैठता है, इससे सैयद हैदर राजा याद हो जाएंगे। मोतीलाल नेहरू को तो आप जानते ही हैं, इनको तो आसानी से अजीत सिंह, स्वामी सरदानंद, लाला लाजपत राय पंजाब से संबंधित है, ये भी याद हो जाएगा। महाराष्ट्र में तिलक जी थे, ये भी याद हो जाएगा। आपका मैटर यहाँ फंसेगा आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश देखिए, जो अंधे लोग होते हैं ना उन्हें दुनिया का सहारा नहीं होता है, उन्हें भगवान हरि का सहारा होता है। तो भगवान हरि का सहारा अर्थात आंध्र प्रदेश हरि से संबंधित है, तो हरिसरोत्तम राय हो गए। और तमिलनाडु क्या है ना कि तमिलनाडु में जो मद्रास है, मद्रासी लोगों का जो नाम है आप देखेंगे कि आपको नाम से ही पता चल जाएंगे दक्षिण भारत के लोग हैं। तो पी आनंद चार्लू, चिदम्बरम पिल्ले और सुब्रमण्यम अय्यर इसमें शामिल थे। हम आगे आपको बताएंगे कैसे याद किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। यह आंदोलन केवल बंगाल तक ही सीमित नहीं रहा बल्कि देश के अन्य भागों में भी फैल गया। देखेंगे, हमने आपको बता दिया क्योंकि इस सब जगह का नेतृत्व कौन कर रहा, देख लीजिए अलग अलग। यह रणनीति गर्मपंथियों की थी। इस आंदोलन को बंगाल के बाहर भी फैलाया गया। ठीक है, तो हमने आपको बताया कि नरमपंथी नहीं चाहते थे कि बंगाल से बाहर जाए, लेकिन वहीं देखेंगे गर्मपंथी जो थे इसको भारत का मुद्दा बना दिए। अब हम बात करेंगे, यहाँ पर आइए, क्षेत्र के बारे में। किस क्षेत्र में कौन से नेता, हमने आपको बता ही दिया, लेकिन यहाँ फिर से देख लेते हैं। दिल्ली में सैयद हैदर राजा, यहाँ से देख लीजिए दिल्ली और राजा का संबंध होता है। संयुक्त प्रांत में मोतीलाल नेहरू और अन्य जो थे अजीत सिंह शामिल थे, स्वामी श्रद्धानंद और लाला लाजपत राय शामिल थे। लेकिन जो मेन मोतीलाल नेहरू थे संयुक्त प्रांत में, और यही देखेंगे लगभग 3 लोग, अजीत सिंह, स्वामी श्रद्धानंद और लाला लाजपत राय, पंजाब में भी इसका नेतृत्व कर रहे थे। तो MASLA अर्थात मसाला, मसाला से याद रखेंगे ट्रिक से कि M से मोतीलाल नेहरू, A से अजीत सिंह और S से स्वामी श्रद्धानंद और ला से लाला लाजपत राय। ठीक है, आगे महाराष्ट्र में तिलक, आंध्र प्रदेश में हरिसरोत्तम राव। देखिए, अंधा व्यक्ति हरि को भजता है और हरि को भजने का सर्वोत्तम मार्ग, इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता है कि आप दुनिया को ना देखते हुए भी हरि को भज रहे हैं। तो इस प्रकार याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश से हरिसरोत्तम राय। मद्रास की बात करें तो मद्रास में पी आनंद चार्लू, चिदम्बरम पिल्ले और सुब्रमण्यम अय्यर। तो आप याद कैसे करेंगे, पी आनंद चार्लू मतलब इसका आ गया, पी से पिल्ले हो गया, सी से चिदम्बरम, सी से चिदम्बरम हो गया, यस से सुब्रमण्यम हो गया, अर्थात पीसीएस ना। तो पी से पी आनंद चार्लू, सी से चिदम्बरम पिल्ले और यस से सुब्रमण्यम अय्यर हो गया। ठीक है, यहाँ देखेंगे थोड़ा सा चिदम्बरम पिल्ले के बारे में बात कर लेंगे। यह दक्षिण भारत के तिलक के रूप में जाने जाते हैं, अर्थात इन्हें दक्षिण भारत का तिलक कहा जाता है। दक्षिण भारत में स्वदेशी आंदोलन के जनक भी माने जाते हैं। तो पूछेगा दक्षिण भारत का तिलक के नाम से कौन जाना जाता है, चिदम्बरम पिल्ले, और दक्षिण भारत में स्वदेशी आंदोलन के जनक के रूप में जाने जानते हैं। ठीक है, आज हम वीडियो यहीं पर विराम देते हैं वीडियो को, और उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। नोट्स भी बना लीजिए ताकि आपको रिवीजन करने में देखिएगा ना, नहीं तो आप भटकते रह जाएंगे यूट्यूब पे, कोई ये पढ़ा रहा है कोई वो पढ़ा रहा है, नोट्स आपका तैयार नहीं होगा। यहाँ पर आपको नोट्स प्रॉपर बताए जा रहे हैं कैसे बनेंगे, और आप चीज़ों को एकदम शार्ट तरीके से तैयार करके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, आप एग्ज़ाम से 10 दिन पहले दो घंटा लगेगा ना, तो एक पार्ट जो है क्लियर हो जाएगा। मुश्किल से आप 10-12 घंटे में आप देखिएगा पूरा इतिहास आप रट जाओगे। आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि हमारा भी भाई देखिए हम आपको कुछ अच्छा बता रहे हैं तो इससे हमारा हौसला बढ़ेगा। अगर आप लाइक करेंगे और लोग आएंगे इस पर, आप ही लोगों के लिए बनाया गया है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और प्यारा सा कमेंट दीजिएगा। आपका जो सुझाव होगा हम उस सुझाव पे ज़रूर विचार करेंगे। कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दीजिए। नमस्कार।